Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. This is me Sanadat Bhardwaj bringing to you another video lecture on GK Polity. Now GK Polity के इस कोर्स के अंदर we were covering MCQ based discussions. Now हमने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ मेजर पोर्शंस कवर किए थे. इफ़ यू रिमेंबर वी हैड कवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग. हमने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाले टॉपिक के आसपास से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के आसपास से, देन वी मूव्ड ऑन टू द प्रीएम्बल एंड द फिलोसफी और द टर्मिनोलॉजीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSPs दे वर वर्किंग in the constitutional framework. Now in today's lecture हम उस सब चीज़ों को एक कदम आगे बढ़ाएंगे. इस डिस्कशन को हम रखेंगे amendments and basic structure से related और emergencies से related. थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कुछ important topics देखते हैं through the process of these MCQs. चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं इस गेम का, जहाँ पे हम पूछेंगे सवाल, आप देंगे जवाब. शुरुआत करें. चलिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन आई नो बहुत वर्डेड है, पर कोई बात नहीं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं. एंड आप अगर सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन का आंसर जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ऐसा नहीं है, आपके लिए सरप्राइज है. नाउ restriction on the writ jurisdiction, जो हमारी writ jurisdiction है ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226. जिस तरीके से मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसी तरीके से आपने भी हाईलाइट करना है अपने एग्जाम्स के अंदर, राइट? तो उसकी बात अगर करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, 226 के अंदर जो हाई कोर्ट्स की रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना. इज इट पॉसिबल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, वो प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वैसे पॉसिबल है. या फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी से पॉसिबल है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजॉरिटी. तो एक तो ये ऑप्शन हो गया. दूसरा ऑप्शन सिंपल मेजॉरिटी का. तीसरा ऑप्शन 2/3 मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड देन ratification of half of the state legislatures, right? And after that, amendment of the constitution passed by 2/3 majority present in voting, majority of total membership of each house of the parliament together with ratification of 3/4 of state legislature. इतना तो हमने पढ़ लिया है कि ये इस जैसी चीज तो हमने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में देखी नहीं, तो ये तो ऑप्शन रूल आउट हो जाता है. उसके बाद हाई कोर्ट्स की बात हो रही है और उनकी रिट ज्यूरिसडिक्शन जो कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने में मदद करती है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी वाला भी ऑप्शन रूल आउट हो जाता है. तो सवाल इतना सा बचता है कि क्या टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेजॉरिटी इतना भी कॉमन है? सो दैट मींस दिस इज राइट. नाउ the only thing that we need to decide here is क्या भैया हमारा ratification of states की जरूरत है या नहीं है. Reason being, high courts are under the purview of states and states का सेंटर के साथ जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी के अंदर लिंक बनता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, उसमें हाई कोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज दे आर पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. इन्हीं हाई कोर्ट के जजेस की अगर मैं रिटायरमेंट के बाद बात करूं तो इनकी पेंशन एंड अलाउंसेस जो हैं दे आर पेड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो ये एक रिलेशनशिप है. नाउ व्हेन फेडरल स्ट्रक्चर इज इन क्वेश्चन, तो जनरली होता क्या है कि आपको रैटिफिकेशन की जरूरत होती है, बिकॉज रिट ज्यूरिसडिक्शन अगर आप हाई कोर्ट की छेड़ रहे हैं तो स्टेट लेवल पर जो एक अधिकार इंश्योर करता है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है, एक प्रोसीजर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, वो आप छेड़ रहे हैं. सो दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, राइट? सो इस तरीके से आपने याद रखना है. नाउ द पॉइंट इज कि मैंने आंसर अलग से नहीं लिखा है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. अगर यहां पे ढूंढ रहे थे तो ऐसे नहीं, ये नहीं करना है, ये है आंसर. ठीक, तो रैटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ द लेजिस्लेचर्स एंड उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. जब आप मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको सिंपल मेजॉरिटी देखनी होती है. 2/3 मेजॉरिटी जो है उसको आप स्पेशल मेजॉरिटी कह सकते हैं. स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. एक हो गई सिंपल मेजॉरिटी, 10 लोग हैं उसमें से 6 लोगों ने वोट किया हाँ में तो यस हो गई, तो वो है सिंपल मेजॉरिटी. लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी होती है जहां पे आप 2/3
मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वो मिलाते हैं, प्लस मान लीजिए टोटल मेंबरशिप जो है वो 100 है, तो उसमें 50 मेंबर्स 50 + 1 सॉरी मेंबर्स शुड वोट इन फेवर। तो ये दोनों कंडीशंस सैटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो कम हो, जो वोट करने वाले मेंबर्स हैं वो कम हो। प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट और वोटिंग नहीं है। सो दैट मींस इफ यू आर प्रेजेंट एंड यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्पेशल मेजॉरिटी को समझना है। देन दिस इज स्पेशल मेजॉरिटी। एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी का कहीं पे भी प्रोसेस इस तरीके से डिफाइंड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक कह लीजिए एक लीगल फिक्शन के तरीके से एग्जिस्ट करता है कि हाँ सिंपल मेजॉरिटी 50% ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स और उसका 50% + 1 हो जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मेंशन है कि इसमें 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड देन 50% और रादर मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ एनी हाउस। फिर उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन हो जाता है। दिस हैज बीन डिफाइंड एंड देन रैटिफिकेशन हैज बीन डिफाइंड। नॉट एग्जैक्टली ये उसकी अलग से डेफिनेशन दी गई है, लेकिन प्रोसेस में, रूल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसमें बताया हुआ है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। On receipt of a constitutional amendment bill, जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट करेगा क्या? नाउ ये साफ तौर पे लिखा हुआ है। अगर लक्ष्मीकांत का आप चैप्टर नंबर 10 आई गेस पढ़ते हैं तो ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भैया ना तो वो मे है, ना मे विदहोल्ड है, ना मे रिटर्न है फॉर रिकंसिडरेशन। ऐसा हो नहीं सकता। ही शैल गिव हिज असेंट। क्लियर? सो प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट। और एक चीज और खास बात कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की पूर्व सम्मति, मतलब पहले से उसकी कंसिडरेशन या प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं कहा जाता है कि हां आप जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो टेबल कर लीजिए पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं होता है। एज अपोज्ड टू सर्टेन फाइनेंशियल बिल्स जहां पे प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल या कह लीजिए कंसेंट की जरूरत होती है, यहां पर ऐसी चीज नहीं है। और ना ही असेंट के मामले में प्रेसिडेंट के पास कुछ खास से है। ही शैल हैव टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सो पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, एक और खास बात, यहां पे जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन नहीं है। जॉइंट सिटिंग की भी प्रोविजन नहीं है। दूसरी चीज, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो एक मिनिस्टर ही पास करवा सकता है या मिनिस्टर ही टेबल कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। नहीं, एक प्राइवेट मेंबर भी उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग इस चीज का रट्टा तो लगा लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि प्राइवेट मेंबर कौन है। एनी मेंबर हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो ये रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है प्राइवेट मेंबर और नॉन ऑपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है, और ऑपोजिशन पार्टी के अलावा कोई छोटी पार्टी है तो वो भी हो सकते हैं। तो एनीबडी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों के लिए है। एंड दैट इज व्हाई ये प्रोविजन इस तरीके से एग्जिस्ट करती है कि एवरीबडी शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कारण है इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ही शैल हैव टू गिव हिज असेंट। द प्रेसिडेंट शैल हैव टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रादर बिल। जब वो पास कर देगा, साइन कर देगा तो वो एक्ट बन जाएगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द कंस्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एक तो है लेजिस्लेटिव पावर्स, देन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्लियामेंट की पावर्स आ जाती हैं, उनको कंस्टिट्यूएंट पावर्स कह देते हैं। राइट, सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि इसके अंदर बात यह है कि पार्लियामेंट के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है एंड हाउ, बिकॉज विल बी डीलिंग विद दीज क्वेश्चंस।
The constituent powers of the parliament to amend the constitution, do they include power to amend by way of addition, variation or repeal of any provision of the constitution? 1. It is unrestricted by inherent and implied limitations. ऐसा तो कहीं है ही नहीं, कोई inherent and implied limitation की तो बात है ही नहीं. Constitution clearly mandates. And उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की various pronouncements, Shankari Prasad, Golaknath, A.K. Gopalan and केशव नंद भारती particularly. फिर उसके बाद बेरुबर यूनियन का केस भी हुआ, उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज की बात हुई, राइट. फॉर एग्जांपल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट. इतनी सारी चर्चा हुई है, क्या इनहेरेंट और इम्प्लाइड चल रहा है? नहीं. फिर उसके बाद इज नॉट प्रोसीजरली लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड, ये भी गलत है, ये भी गलत है. इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट, ये भी गलत है, क्योंकि जितना, देखिए एक सिंपल नॉर्म है पॉलिटी के अंदर, जहां पे जो चीज, मान लीजिए ये बॉडी, इतना एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है, एंड ये बॉक्स जो है, अगर इसको मैं कुछ पावर्स देता हूं, तो मैं दे रहा हूं इसे पावर्स, तो ये मेरे से बाहर नहीं जा सकता. तो एक हायरार्की ऑफ institutions होता है. So constituent assembly had created the constitution and it created an all powerful parliament. लेकिन उसकी powers जो है constituent assembly से फालतू बाहर जाकर कुछ काम करने की नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ limitations and restrictions हैं. So this is also not true. The answer to this question becomes A. That means that पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है, उसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वेरी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या फिर उसमें कुछ प्रोविजंस को रिपील कर सकता है, सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दैट हैज बीन डिफाइंड बाय दी केशव नंद भारती केस, बट नॉट कंप्लीटली डिफाइंड. उसको एक ओपन एंडेड डिस्कशन रखी है, बिकॉज फ्रॉम टाइम एंड अगेन ये देखा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को इंप्रूव एनहांस करने की जरूरत है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर्स. अब रैटिफिकेशन वहां चाहिए होती है जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को आप वेरी कर रहे हैं. अब इनमें से कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, ये साफ चीज पे हमने देखना है और कुछ नहीं. बाकी तो सारा रेटोरिक है, एक लंबा सा सवाल बना दिया इन लोगों ने. बस सवाल इतना बनता है, अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स बाय रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट पास्ड बाय दोज लेजिस्लेचर्स बिफोर द बिल मेकिंग प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट. असेंट से पहले लेजिस्लेचर्स को, अगर आप कहें कि फेडरल स्ट्रक्चर को आप चेंज कर रहे हैं या फिर ऑल्टर कर रहे हैं किसी भी सेंस में, और वेरियस प्रोविजंस जो कि एनलिस्टेड हैं, न्यूमरेटेड हैं, अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ते हैं उसमें भी दिया हुआ होता है. सो बेसिकली व्हाट यू नीड, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के जजेस की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, तो हमने अभी देखा था उसमें जरूरत है ना. तो सिमिलर सेंस में विल बी कवरिंग दिस एट लेंथ, राइट, डोंट वरी. नाउ द पॉइंट इज दैट इनमें से कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो ये कहती है कि हां हम फेडरल स्ट्रक्चर से लिंक्ड नहीं है, तभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी. फटाफट से इसको पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. I do not stop my students from googling the answers, because when you google the answer you think, you read, you type, and उससे एक increased, एक enhanced interaction बनती है with the topic. So don't worry about it. I would not ask you to be all focused only on this point and answer honestly. I want you to extrapolate. I want you to go a step further. But yet again, whatever I would be giving you would be holistic. Now कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, 7th शेड्यूल में साफ तौर पे बताया गया है कि ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है. अगर इसको आप अमेंड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट में डाल सकते हैं, स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में डाल सकते हैं, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट से स्टेट या फिर यूनियन लिस्ट में. ऐसी ही 6 चीजें हो सकती हैं, है ना. 3 का फैक्टोरियल मैथ्स, है ना. तो ये चीज तो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है भाई,
क्योंकि स्टेट और सेंटर के जो रिलेशंस है उसको मेंटेन कर रही है। फिर आर्टिकल 368 साफ तौर पे आर्टिकल 368 वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ है एंड इट हैज बीन मेंशन्ड कि अगर आप प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 को खुद से ही ऑल्टर करते हैं तो उसमें आपको रैटिफिकेशन की जरूरत होगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। 73rd आर्टिकल के अंदर बेसिकली एग्जीक्यूटिव की एग्जीक्यूटिव रादर दी सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की गई है और उसकी एक्सटेंट की बात की गई है एज फार एज उसका रिलेशन स्टेट्स के साथ कंसर्न है। एंड अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिए डायरेक्शन पास की जाती है यूनियन के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, एंड स्टेट डिनाई कर देता है और गवर्नर बोलता है, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। इस वजह से ये भी आंसर नहीं है। तो हम रूल आउट करते करते अपने आंसर की तरफ पहुंच गए एंड वो है आर्टिकल 161 के अंदर, जहां पे पार्डनिंग पावर्स हैं गवर्नर की। अब इसका रीजन ये है कि गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स है वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मान लो म्यूजिक चला है। A constitutional amendment shall also be ratified by legislatures of not less than one half of the states by a resolution if it is meant to make any changes in। इनमें से किन चीजों से रिलेटेड चेंजेस की जरूरत के लिए आपको बेसिकली रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की जरूरत है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, डीपीएसपी के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नहीं है। ये अभी हमने पढ़ा था। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है जी, इसको डाउट्स अगर हैं यू कैन ऑलवेज डायरेक्ट इट टू मी, बट आपको वैसे बता देता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, दीज आर प्रोविजंस विद रिगार्ड टू स्टेट। ये जनरल प्रोविजंस आ जाती है, ये जनरल प्रोविजंस आ जाती हैं। इसके अंदर तो सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल सकता है, इसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, लेकिन फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, नॉट द फेडरल स्ट्रक्चर। हां, अगर आप किसी फंडामेंटल राइट के अंदर जाएं, देखें ध्यान से, तो कोई एज सच फंडामेंटल राइट नहीं है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन करता है। इसी वजह से इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और वो भी ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बटन पहले दबा दिया, स्क्रीन पे बाद में आया, कोई बात नहीं। जनरली कॉमिक टाइमिंग ठीक रहती है अपनी, स्क्रीन टाइमिंग खराब हो रखी है। नाउ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद, इतना सिंपल सवाल है, ये बच्चों वाला सवाल है, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। पार्लियामेंट की पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, पावर्स एज वेल एज प्रोसीजर्स, या फिर पासिंग एंड रैटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट बिल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं। 368 के अंदर क्या चीज इंक्लूडेड है? ये बेसिकली ये बेयर एक्ट के ऊपर सवाल है, बेयर एक्ट के ऊपर सवाल है। कारण क्या है कि इसके अंदर ना सिर्फ पावर्स टू अमेंड है, ना सिर्फ प्रोसीजर टू अमेंड है, एंड ये तो ऑब्वियसली नहीं है, इट इज बेसिकली पावर्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर इज सी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आ गया, बीच में म्यूजिक डाल देंगे, कोशिश करेंगे, राइट? नाउ अमेंडमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स रैटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स के तौर पे हम सारी चीजें कवर करेंगे धीरे धीरे करके। अम्मी जान क्या कहती हैं? धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सिंचे सौ खड़ा रो तो आए फल होए। नाउ 157 जिसके अंदर क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स एज गवर्नर ऑफ द स्टेट आर इंक्लूडेड, तो यहां पे स्टेट रैटिफिकेशन की क्या जरूरत होगी? 123 relating to the powers of the president to promulgate ordinances on a subject mentioned in the concurrent list during the recess of the parliament। अब प्रेसिडेंट की पावर्स के लिए अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे या नहीं करेंगे? 56 which relates to the term of the office of president की 5 साल रहेगी कि 6 साल रहेगी कि 4 साल रहेगी कि कम कर देते हैं, 1 साल का एक प्रेसिडेंट कर देते हैं, या यूएस वाला सिस्टम कर देते हैं 4 इयर्स वाला एक प्रेसिडेंट कर देते हैं, या फिर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड। The answer to this question is D कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर आप प्रोविजंस चेंज करते हैं, रीजन बीइंग बाकी सारी चीजें जो हैं वो जनरल पावर्स की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल 123 के अंदर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस प्रोमulgation की पावर्स हैं, वो प्रेसिडेंट की
अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ऑल्दो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। ये यूनियन की डोमेन में आती है, तो उसमें स्टेट का क्या रोल है? बिकॉज वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर विद, वी आर बेसिकली अ फेडरेटिंग सेंटर वाला स्ट्रक्चर, राइट? क्वासी फेडरल है। देन इफ वी टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ अ स्टेट, तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट तो सेंटर, अगेन यूनिटरी स्ट्रक्चर है, यूनिटरी एक तरीका है, बिकॉज गवर्नर इज बेसिकली एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। तो स्टेट का तो कुछ खास रोल रहा नहीं ना उसमें। फिर उसके बाद अगर आप बात करें टर्म ऑफ द ऑफिस, तो ये तो कंडीशंस की बात हो गई ना, प्रेसिडेंट को क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या एमोल्यूमेंट्स रहेंगी, यहां पे तो अगेन यूनियन का रोल रह जाएगा। लेकिन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये बेसिकली रिपब्लिक का स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड हो जाता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रोल होता है। सेकेंडली, रिपब्लिक इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 1 दैट स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स का हेड कौन होता है, उस रिपब्लिक का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। और वो कैसे इलेक्ट होगा, उस प्रोविजन को आप चेंज कर रहे हैं, ऐसे हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी लेजिस्लेचर्स के रेटिफिकेशन की।